प्रिय विद्यार्थियों, ABST का आपका जो कुल प्रीवियस में 4 पेपर चलते हैं उसमें बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी ये सेकंड पेपर है और आज उसका अपने दूसरा थ्योरेटिकल चैप्टर करने जा रहे हैं। दूसरे थ्योरेटिकल चैप्टर में है प्रोसेस ऑफ रिसर्च एंड रिसर्च डेटा एनालिसिस। इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं इस चैप्टर में जो आप लोगों ने पहले बीकॉम पार्ट फर्स्ट में सांख्यिकी विषय में पढ़ी हैं, उसी को थोड़ा सा आगे विस्तारित रूप देते हुए इसको शुरू करते हैं। आप लोग ये समझ चुके हैं कि शोध क्या होती है, रिसर्च क्या है, लेकिन रिसर्च की विभिन्न स्टेज हैं। तो अपन जिस हेडिंग में चर्चाएं करने जा रहे हैं उसमें है वेरियस स्टेज ऑफ रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च की जो प्रोसेस है शुरू से अंत तक जाने की, रिसर्च करने की, उसके विभिन्न चरण दे रखे हैं, वेरियस स्टेजेस दिए हुए हैं। उसमें मुख्य रूप से एक बार अपन कौन कौन से चरण हैं उनको देख लें और फिर उसके बाद में एक एक का विस्तृत वर्णन करेंगे। जो विभिन्न चरण हैं बताए गए हैं आपके, वो 7 चरणों में ये रिसर्च ख़त्म कर देते हैं या रिसर्च से कंप्लीट हो जाती है। शुरुआत होती है शोध का आयोजन करना। सेकंड नंबर है शोध समंकों का संग्रहण करना। संग्रहण शब्द से आप लोग बीकॉम पार्ट फर्स्ट में परिचित हो चुके होंगे। संग्रहण होता है कलेक्शन समंकों का, और यहाँ इन्होंने ये कह दिया शोध समंकों का संग्रहण। ये सेकंड इसका स्टेप होगा। थर्ड स्टेप है संग्रहित शोध समंकों का संपादन। ये संपादन का काम भी आप लोगों ने बीकॉम पार्ट फर्स्ट में देखा। वहाँ भी अपन ने एडिटिंग का काम किया था। समंक पहले कलेक्ट किए, उसके बाद में उनका संपादन किया या इंग्लिश में एडिटिंग किया। और फिर फोर्थ स्टेज आती है शोध समंकों का वर्गीकरण तथा सारणीयन। जो समंक संग्रहित हुए हैं या आपने संग्रहित किए हैं उनका वर्गीकरण करना और एक सारणी बनाना। वर्गीकरण होता है क्लासिफिकेशन, उनके विभिन्न गुणों के आधार पर उन समंकों के वर्ग बनाएं और वर्ग बनाने के बाद में उनको एक सारणी के रूप में प्रस्तुत करें। ये चौथा स्टेप होता है। 5वां स्टेप है इसमें शोध समंकों का विश्लेषण, एनालिसिस। ये शब्द भी आप लोगों ने नीचे की क्लास में सांख्यिकी में पढ़ा। तो फिर जो समंक हैं उनका आप विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस के बाद में होता है निर्वचन, इंटरप्रेट करना या उससे कोई निष्कर्ष निकालना। शोध समंकों का निर्वचन या इंटरप्रिटेशन। और लास्ट में है शोध प्रबंध का निर्माण एवं प्रकाशन। लास्ट में उसको फिर एक पुस्तक के रूप में बाइंड करवाना और उसका प्रकाशन करवाना। ये सारे के सारे हैं, ये शोध के विभिन्न 7 चरण बताए हैं। इनसे आप लोगों को अच्छे से अवगत हो जाना है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपके पास में जो कोई भी बुक होगी उसमें आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। आपको करना ये है कि उसका अध्ययन करना है और इस चैप्टर में से भी थ्योरी के सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। इसलिए आप लोग इस चैप्टर को भी ध्यान से पढ़ लें। बहुत ज़्यादा जोर आने वाली बात इसमें नहीं है। अब अपन एक एक चरण को थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है शोध का आयोजन करना, प्लानिंग करना।
कोई भी काम बिना प्लानिंग के नहीं होता है। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व योजना बना लेने से सुविधा और स्पष्टता आ जाती है। उसी तरह से शोध कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व भी एक योजना बना लेना हितकर होता है। आयोजन या प्लानिंग की सहायता से ही न्यूनतम व्यय पर श्रेष्ठतम परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं और आने वाली कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। संकलन का कार्य, संकलन मानी कलेक्शन, और कलेक्शन का मतलब डेटा कलेक्शन। संकलन का कार्य प्रारंभ करने से पहले ऐसे अनेक प्रश्न होते हैं जिनका समुचित उत्तर मालूम होना चाहिए। इन्हीं बातों की जानकारी करना व किसी सुनियोजित ढंग से शोध कार्य को प्रारंभ करने को शोध का आयोजन करना कहते हैं। तो सबसे पहला काम ये हुआ कि उसकी प्लानिंग करें, और प्लानिंग में सारी चीज़ें फिर आ जाएंगी कि समस्या क्या है, क्योंकि शोध अपन कर रहे हैं तो किसी समस्या के समाधान के लिए कर रहे हैं। तो अपन ये देखते हैं उसमें कि समस्या क्या है, और फिर उस समस्या से संबंधित आप शोध जब करते हैं तो उस शोध का उद्देश्य क्या होगा, उसका क्षेत्र क्या होगा, और सांख्यिकीय इकाई का निर्धारण भी कर लेना चाहिए। अनुसंधान करने से पहले सांख्यिकीय इकाई निश्चित कर लेनी चाहिए। उदाहरण के लिए मूल्य, जो प्राइसेज हैं, वो जैसे अपन मूल्य देख रहे हो किसी चीज़ के, तो वो थोक या फुटकर हो सकते हैं कि थोक मूल्य लेने हैं कि रिटेल प्राइसेज लेने हैं। इसी प्रकार कृषि का उत्पादन है वो टनों में लेना है या क्विंटल में लेना है। तो इस तरह से सांख्यिकी की इकाई का अपने को निर्धारण कर लेना चाहिए। इकाई सरल, स्पष्ट और भ्रम रहित होनी चाहिए। इकाई में एक रूपता भी होनी चाहिए, और इकाई ऐसी होनी चाहिए कि जो स्थायी हो, रोज़ रोज़ इकाइयाँ बदले नहीं। तो ये बातें इसके अंतर्गत अपन देखते हैं इकाई में। और फिर उसके बाद में अगली बात इसमें देखते हैं शुद्धता का स्तर, एक्यूरेसी कितनी हो सकती है। अनुसंधान प्रारंभ करने से पूर्व शुद्धता के स्तर को तय कर लेना चाहिए। अनुसंधान में पूर्ण शुद्धता प्राप्त करना न तो संभव है और न ही आवश्यक। पूर्ण शुद्धता की बात नहीं होती, बात ये होती है कि कितने में काम चल जाएगा। इसलिए अनुसंधान में पूर्ण शुद्धता की बात नहीं होती कि आपको शुद्धता कितनी चाहिए जिससे आपका काम चल जाए। तो ये पहले से ही तय कर लेना चाहिए। समस्या की प्रकृति, अनुसंधान का उद्देश्य क्या है, उसका क्षेत्र क्या होगा, उपलब्ध साधन क्या हैं, इन सब को ध्यान में रखते हुए शुद्धता के स्तर को तय करना चाहिए। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी तो ये तय करनी चाहिए। फिर उसके बाद में प्रारंभिक तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। जो सर्वे का क्षेत्र होगा, सर्वेक्षण का क्षेत्र होगा, वो स्पष्ट है, परिभाषित व परिसीमित करने के पश्चात सर्वेयर के लिए कुछ प्रारंभिक तैयारियां आवश्यक होती है। इन तैयारियों में सर्वप्रथम आवश्यकता इस बात की है कि शोधकर्ता अपने विषय से संबंधित अन्य उपलब्ध पुस्तकों आदि का अध्ययन करे। यानी प्रारंभिक तैयारियों में ये है कि समस्या से संबंधित जो भी मैटर उपलब्ध है उसका आप अध्ययन कर लें और उसके संबंध में अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त कर लें। प्रारंभिक तैयारियों में एक और आवश्यकता ये है कि शोधकर्ता विषय से संबंधित अन्य विशेषज्ञ
यानी उस विषय से संबंधित अन्य जो एक्सपर्ट हैं उनके विचार दृष्टिकोणों से भी अपने आप को परिचित कर ले। प्रारंभिक तैयारियों में शोध के दौरान आने वाली कठिनाइयों का अनुमान कर लेना भी चाहिए। इस प्रकार की कठिनाइयों का पूर्व ज्ञान, पहले से ज्ञान हो जाने से उन्हें दूर करने के उपायों के संबंध में हम पहले से ही सचेत हो जाते हैं। तो इस तरह से कुछ प्रारंभिक तैयारियां करें और फिर प्रारंभिक तैयारियों के बाद में आप लोग जानते हैं कि समस्या का समाधान या रिसर्च या डेटा कलेक्शन वो सैंपलों के चुनाव पर डिपेंड करती है। तो न्यादर्श का अपने को चुनाव करना है। न्यादर्श होता है सैंपल। प्रारंभिक तैयारियों के पश्चात निदर्शन या सैंपल का चुनाव शोध प्रक्रिया का एक अनिवार्य अंग है। निदर्शन का चुनाव उन सर्वेक्षणों में और भी ज़रूरी है जहां हमें अनेक व्यक्तियों अपना घटनाओं का अध्ययन करना पड़ता है। समस्या के समाधान का क्षेत्र जब बहुत बड़ा होता है और बहुत बड़े समूह में से आपको समूह का अध्ययन करना है, तो सैंपल के बारे में भी गहनता से विचार कर लेना चाहिए कि सैंपल क्या होगा, सैंपल की साइज़ क्या होगी, ये सारी बातें इसमें देखेंगे। और फिर उसके बाद में ये देखना है कि बजट का निर्माण, बजट के बिना या संसाधनों के बिना कोई काम नहीं होता है। प्रत्येक शोध में वे तो होता ही है। तो इसलिए ये भी देख लें कि उसके लिए अपने पास में बजट कितना है और बजट के अनुसार ही आप अपने कार्य का क्षेत्र तय करेंगे। तत्पश्चात समय सूची का निर्माण करते हैं। केवल वे के संबंध में ही नहीं अपितु समय के संबंध में भी अनुमान लगा लेना चाहिए। केवल वैसे तो अपन ने वे के संबंध में बजट बना लिया, लेकिन समय के संबंध में भी अपने को मैनेज करना पड़ेगा कि समय अपने पास में शोध में कितना लगेगा, अपने पास में कितना उपलब्ध है। इन सब बातों को देख लेना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि निर्धारित समय में आप शोध करने की स्थिति में ही न हो। फिर उसके पश्चात ये देखते हैं कि अध्ययन की पद्धति और प्रविधि कौन कौन सी हैं। जब अपन रिसर्च करते हैं, सर्वे करते हैं, तो सामाजिक सर्वेक्षण में एकाधिक अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है। एक से अधिक पद्धति हो सकती हैं किसी भी सर्वे की या शोध की, पर एक सर्वेक्षण विशेष में हम निश्चित रूप से किस अध्ययन पद्धति व प्रविधियों को अपनाएंगे, ये सर्वेक्षण की प्रकृति, क्षेत्र, उपलब्ध धन, समय आदि पर निर्भर करेगा। तो अध्ययन की पद्धति क्या होगी, उसके मेथड्स हैं, वो कौन से काम में लेंगे, इसके ऊपर भी विचार कर लेना चाहिए। इसी तरह से अध्ययन के उपकरण कौन कौन से हो सकते हैं। उपकरणों में साक्षात्कार, अनुसूची, साक्षात्कार, निर्देशिका, इंटरव्यू गाइड, मैप हो सकता है, टेप रिकॉर्डर हो सकता है, कैमरा, इंटरनेट, कंप्यूटर, इन सब उपकरणों को काम में लिया जा सकता है। तो आपको ये देखना है कि अध्ययन के दौरान किन किन उपकरणों की आवश्यकता पड़ेगी। फिर कार्यकर्ताओं का चुनाव तथा प्रशिक्षण। अगर रिसर्च का काम काफ़ी लेंथी है या बड़ा है तो एक से अधिक कार्यकर्ताओं की आवश्यकता हो सकती है। शोध की प्रक्रिया में इन कार्यकर्ताओं की भी अत्यधिक महत्व होता है। तो इसलिए
कार्यकर्ताओं का चुनाव कर लेना चाहिए और उनको प्रशिक्षण या ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए। ये सब बातें देखने के पश्चात सेकंड नंबर पर अब अपन आते हैं जो है आपका शोध समंकों का संग्रहण, कलेक्शन ऑफ रिसर्च डेटा। रिसर्च डेटा का कलेक्शन करेंगे। डेटा आप लोग जानते हैं कि डेटाज हो सकते हैं प्राइमरी या सेकेंडरी डेटा हो सकते हैं। ये चीज़ें भी आपने बीकॉम पार्ट फर्स्ट में पढ़ी हैं कि प्राथमिक समंक वो होते हैं जो अनुसंधानकर्ता स्वयं प्रथम बार उनको एकत्रित करता है स्वयं, और द्वितीयक समंक वो होते हैं जो पहले से किसी ने अपने काम के लिए कलेक्ट किए थे और अब अनुसंधानकर्ता उनको काम में ले रहा है। तो समंकों के बारे में देखना पड़ेगा कि आपको प्राथमिक समंक लेने हैं या द्वितीयक समंक लेने हैं। इनको लेने के या इनको कलेक्ट करने के अलग अलग तरीके हैं। प्राथमिक समंकों के संग्रहण और द्वितीयक समंकों के संग्रहण की विधियां आप अगले व्याख्यान में कर पाएंगे। थैंक यू।